नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है आपका हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन, और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नौमान। नाज़रीन, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हिंदुस्तान को जो चीज़ मज़ीद खूबसूरत बनाती है वो है हमारे मुल्क का आइन, जिसमें हर शहरी को यकसा हुकूक हासिल हैं। हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारी ये कोशिश होती है कि हसास और अहम मौज़ूआत पर जो कवानीन हैं उनको माहिरीन के ज़रिए आप तक पहुँचा सकें। आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो है जहेज, जिसे हिंदी में दहेज और इंग्लिश में डाउरी और देसी ज़बानों में न जाने क्या क्या कहा जाता है, लेकिन दर हकीकत ये एक नासूर है जो समाज में कैंसर की तरह फैल चुका है। एक तरफ ये 21वीं सदी है जहां एक साइंसी दौर में हम जी रहे हैं और हर इंसान को अपनी काबिलियत पर, अपने इल्म पर, साइंसी तरक्की पर नाज है, तो दूसरी तरफ वही इंसान एक लालची भी बना हुआ है अभी तक, जहां उसको जहेज की तमन्ना है, जहां वो चाहते हैं कि दुल्हन के साथ उसको काफ़ी कुछ जहेज मिल जाए। हुकूमत की ये कोशिश रही है कि इस लानत पर, इस बुराई पर कंट्रोल लगाया जाए, और इसीलिए हमारे संविधान में, हमारे आइन में ऐसे कानून हैं जिसके तहत इस पर कंट्रोल करने की, इस पर रोक लगाने की बहुत कोशिश की गई है। आज के इस प्रोग्राम में हम जहेज से मुताल्लिक जो कवानीन हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे, उनमें अब तक क्या क्या तब्दीलियां की गई हैं उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में ख़ास मेहमान मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट की मारूफ वकील श्वेता सैंड। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। नमस्कार। और आज के प्रोग्राम के आगाज़ में मेरा पहला सवाल हमारी ख़ास मेहमान से यही होगा कि जहेज से मुताल्लिक़ कौन से कवानीन हमारे पास मौजूद हैं जिसके तहत कोई भी अगर किसी को जहेज के ताल्लुक़ से कहीं सताया जाता है, कहीं परेशान किया जाता है, तो वो क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, जुडिशरी ने बहुत सारे प्रोविज़न्स बनाए गए हैं। डॉरी एक्ट आया, डॉरी एक्ट में किसी को भी किसी भी तरीके से अगर नारी को प्रताड़ित अगर करा जाता है दहेज से रिलेटेड, कि उसे दहेज मांगा जा रहा है कि 2 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए, 20 लाख रुपए अगर चाहिए, किसी भी तरीके का मॉनेटरी अगर ट्रांजैक्शन अगर मांगा जा रहा है तो वो डॉरी एक्ट के अंतर्गत आता है। डॉरी से रिलेटेड दहेज जो जुड़ा हुआ है वो दहेज से जुड़ा हुआ है, और उसके साथ में जुड़ जाता है जब भी अगर अगर जुड़ता है तो वो ज़मीर से जुड़ जाता है। ज़मीर यहाँ पर इंसान का दहेज ने बिल्कुल गिरा दिया है। ज़मीर यहाँ पर इंसान अपनी ही काबिलियत के ऊपर भरोसा ना रखते हुए दहेज के ऊपर भरोसा रखता है कि लड़की कितना दहेज लेकर के आएगी। आज इंसान एजुकेशन के ऊपर इतना भरोसा नहीं करता जितना कि दहेज से उसकी रेपुटेशन जुड़ी हुई है, कि उसमें शादी में उसे कितने दहेज मिल रहा है उससे उसकी रेपुटेशन जुड़ी है, वो कितना पढ़ी लिखी हुई है, ये उससे समाज को, उसके घर वालों को कोई मतलब नहीं है, वो कितना कमाती है ये मतलब हो गया है। दहेज आज के दौर पे कैंसर जैसे फैल रहा है, और दिन पे दिन जो नारियां हैं वो इससे प्रताड़ित होकर के अपनी सुसाइड भी करती हैं और परेशानियों को झेलती भी रहती हैं। इसीलिए डॉरी एक्ट आया। पहले ये डॉरी एक्ट जो था 1961 में आया था। यहाँ पर इस सर्कमस्टेंस में ये बोला गया था कि अगर कोई समाज के मेंबर उसे प्रताड़ित अगर करते हैं तो उन्हें सज़ा हो सकती है, और इसमें इन्हें बेल नहीं होगी। इसमें जो है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है कि जिसमें पुलिस विदाउट वारंट के उस पर्सन को, उस फैमिली के मेंबर्स को अरेस्ट कर सकती है। अरेस्ट करने के बाद में उन्हें बेल नहीं होगी और उन्हें पेनल्टी देनी पड़ सकती है, और इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट का रहता है। इसमें ये नहीं है कि कोर्ट केस जो है वो बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। पहले इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगा था, लेकिन अभी इसमें मॉडिफिकेशन होगा 1983 में जब इसका लेटेस्ट मॉडिफिकेशन, और अभी जो लेटेस्ट जो मॉडिफिकेशन हुआ है 2017 के अंतर्गत, यहाँ पर 3 साल का प्रोविज़न मिनिमम हो गया है। और अभी का जो एक लेटेस्ट जो जजमेंट आई हुई है, अभी गुड़गांव का ही जो लेटेस्ट केस था, यहाँ पर मदर को और सन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दिया गया। यहाँ पर फीमेल ने अपना सुसाइड कर लिया था, वो भी दहेज प्रताड़ना की वजह से। इवन उसके बच्चे भी थे, सब जने थे। उसके साथ साथ ये भी देखा गया कि वहाँ पर वो एंसेस्टर प्रॉपर्टी को लेकर के भी बहुत सारी बातें समाज में उठी कि हमें पुरानी प्रॉपर्टियां भी चाहिए। और कुल मिलाकर दहेज का जो दायरा है
वो काफ़ी बढ़ने लगा है बहुत और ज़्यादा एक बड़ा बढ़ खतरा है। लेकिन अगरचे किसी को प्रताड़ित किया जाता है या उसको मेंटली या फिजिकली टॉर्चर किया जाता है, तो उस वक्त वो लड़की क्या करे, कहाँ जाए? ये एक वकील के नाते मैं हाँ, आपसे पूछना चाहता हूँ हाँ। कि आप एक वकील हैं, आपका तजुर्बा है, तो वो आप उसको हमारे प्रोग्राम के जरिए ये बात मैं पहुंचाना चाहता हूँ उन तमाम लड़कियों तक जहां अगर कहीं भी कुछ जुल्म की आग पहुंचती है तो वो उस वक्त क्या करें? जुल्म की आग जहाँ जहाँ फैलती है उसके लिए एक तो 1091 का जो नंबर है वो सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोवाइड करा हुआ है। 109 नंबर पे वो कॉल करें और ये बोलें कि हाँ भी ऐसे ऐसे फैमिली मुझे परेशान कर रही है, मेरा हस्बैंड मुझे परेशान कर रहा है, और अपने पास के पुलिस स्टेशन में जा कर के वो कंप्लेंट दर्ज कराएं। दर्ज कराने के बाद में पुलिस हल्के एफआईआर करेगी, साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन करेगी। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में पुलिस उसे अरेस्ट कर सकती है। उसमें उसे मजिस्ट्रेट से परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ में आजकल तो वुमेन कमीशन भी हो गया है। वुमेन कमीशन में भी जाकर के वो अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकती है। वहाँ पर वुमेन कमीशन जो है हालकल उन्हें नोटिस भेजता है। नोटिस भेजने के बाद में हालकल उन फैमिली वालों को भी बुलाया जाता है। बुलाने के बाद में हालकल उनका सेटलमेंट भी कराया जाता है। इसीलिए नेशनल वुमेन कमीशन बनाया गया है। हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में वुमेन कमीशन अवेलेबल है और वहाँ पर उनका हेल्पलाइन नंबर भी होता है जो कि टोल फ्री रहता है। वहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लगता है। वहाँ पे लीगल एड की भी फैसिलिटी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पब्लिक में जाए। अगर वो अपने आप को सिक्योर्ड होकर के कि भाई किसी को मेरे कंप्लेंट के बारे में पता ना चले, उसके लिए भी वहाँ पे एक नंबर और एक एडवोकेट आपको प्रोवाइड करा जाता है। और आपको अगर ऐसा लगता है कि फैमिली मेरे ऊपर अत्याचार कर सकती है, मेरे को जला सकती है, मेरे को प्रताड़ना दे सकती है, तो उसके लिए वहाँ पे पुलिस भी आपकी सहायता करती है। आपने बात करी पुलिस की सहायता की और आपने ये भी कहा कि नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर के कंप्लेंट दर्ज की जा सकती है। क्या कुछ ऐसे मामला भी सामने आते हैं जिसमें जिसको सताया गया है या सताया जा रहा है और वो कंप्लेंट दर्ज करने जाए और वहाँ कंप्लेंट दर्ज ना हो, उस सिचुएशन में वो क्या करें? कंप्लेंट अगर दर्ज अगर नहीं अगर होती है तो वो पुलिस स्टेशन के जो एसएचओ हैं उनके पास जा सकते हैं। अगर वो वहाँ अगर नहीं अगर होते हैं तो एसीपी हो गए, डीसीपी हो गए, उन्हें जाकर के वो कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। इसके अगर वो भी अगर नहीं अगर सुनते हैं तो वो कोर्ट में जाकर के डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के सामने अपनी कंप्लेंट सामने रख सकते हैं। 156 के 3 के थ्रू जो है वो अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। और साथ ही साथ में उन्हें लीगल हेल्प भी मिलती है। लीगल एड के थ्रू उन्हें फ्री फैसिलिटी भी प्रोवाइड करी जाती है, प्लस साथ ही साथ में उन्हें फाइनेंशियल हेल्प भी की जाती है गवर्नमेंट के थ्रू। तो बहुत सारे प्रोविज़न्स ऐसे हैं कि जहाँ पर फीमेल्स को सपोर्ट करने के लिए, उन्हें एक मोरल सपोर्ट देने के लिए गवर्नमेंट भी प्लस स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन भी उनके साथ में खड़ा हुआ है। और आजकल वुमेन टास्क फोर्स के लिए स्पेशल पुलिस भी खड़ी हुई है। वुमेन सेल भी स्पेशल बनाया गया है, वहाँ पर लेडी पुलिस अवेलेबल है। और ये एक सबसे बड़ी बात है कि किसी भी लेडी को जब भी सपोर्ट की अगर ज़रूरत पड़ती है तो फीमेल पुलिस जो है वो उनके साथ में खड़ी रहती है। और आजकल तो फीमेल पुलिस स्टेशन भी बनना चालू हो चुके हैं। बहुत सारे फीमेल पुलिस स्टेशन है जहाँ पे सिर्फ फीमेल पुलिस पर्सनल्स हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने कही और इससे काफ़ी हद तक एक सोल्यूशन भी नज़र आता है कि हाँ, कहीं डर महसूस ना हो और अपनी कंप्लेंट वो दर्ज करा सके। क्या अगर बहुत सारे समाज में ऐसे केसेस भी हैं कि जहाँ टॉर्चर किया जा रहा है, हाँ, और आस पड़ोस के लोग देख रहे हैं, रिश्तेदार देख रहे हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से वो जो लड़की है वो नहीं जा पा रही है पुलिस स्टेशन, या उसके ऊपर दबाव है कि नहीं, आपको परिवार की कंप्लेंट नहीं करनी है। ऐसी सिचुएशन में क्या कोई दूसरा जो शख्स जो देख रहा है, कोई रिश्तेदार या पड़ोसी, क्या वो भी कंप्लेंट कर सकता है और उस पर एक्शन होगा? हाँ, इस कंडीशन पे जब भी ऐसे सर्कमस्टांस किसी लड़की के सामने अगर आते हैं तो उसका रिलेटिव, कोई भी ब्लड रिलेशन, इवन उसके दोस्त, फ्रेंड सर्कल में जो भी पर्सन है वो कंप्लेंट को दर्ज करा सकते हैं। वो अपना एड्रेस बता करके वो उस कंप्लेंट को दर्ज करा सकते हैं। साथ ही साथ में वो अपना आइडेंटिटी प्रूफ भी दे सकते हैं कि भाई इस गर्ल के साथ में, क्योंकि आजकल तो इतनी बढ़िया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, मोबाइल ऐप है
और मोबाइल ऐप के साथ साथ अगर कोई मेल अगर यूज़ अगर करता है, जीमेल यूज़ करता है, कोई सामने अगर नहीं जा पाता है तो इवन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी वो अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। अभी जैसे कि हम कोविड की सिचुएशन अभी हमारे देश ने फेस करी ही है, तो कोविड की सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे मामले हुए कि जिसमें फीमेल्स पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते थी, लेकिन तब भी मामले दर्ज हुए, वो ड्यू टू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ओनली। ज़रूरी नहीं कि आप सामने के सामने जाओ, कोई आपके साथ जाए। आज आप खुद इतने इंडिपेंडेंट हो, अब आपको डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके पास में एजुकेशन भी है, अवेयरनेस भी है, टेक्नोलॉजी भी है। यहाँ पर आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे हो। इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है एजुकेशन, कि आज का जो टाइम है वो है एनकरेज करना, अवेयरनेस को बढ़ाना, कि आपके पास में क्या क्या सुविधाएं अवेलेबल हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सुविधाएं जो है सरकार समय समय पर देती हुई आई है और आगे भी देती रहेगी। जुडिशरी भी उतना ही सपोर्ट आपको हर स्टेप पे करती है और आगे भी करती रहेगी। अभी आपने देखा होगा कि जब भी मेडिकल में भी अगर कोविड में फीमेल्स को लेकर के, उनके प्रेगनेंसी को लेकर के, कि भाई हॉस्पिटल में पर्सन नहीं जा सकता है कोविड में, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे या अदरवाइज़ किसी की सर्जरी में सरकार ने सपोर्ट करा है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। और वहाँ पर अगर डोमेस्टिक वायलेंस अगर बढ़ा है तो सबसे ज़्यादा जो है हॉस्पिटल ने उन फीमेल्स को सपोर्ट करा है। कि यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ़ केसेस की अगर हम बात करते हैं, प्रताड़ना की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो केसेस अगर आए हैं वो हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र में आए हैं। दिल्ली में भी वो केसेस हैं, ऐसा नहीं है कि केसेस नहीं आए, लेकिन उन केसेस को कैलकुलेशन अगर हम देखते हैं, बैलेंस शीट अगर हम देखते हैं कि कहाँ पर नंबर ऑफ़ केसेस बढ़े हैं, कम हुए हैं, तो वो उसमें ये देखा जाता है कि यहाँ के जो लॉज हैं अब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, और साथ ही साथ में जो प्रोविज़न जो आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। यहाँ एक सवाल मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से कुछ वीडियोस ये सामने आती हैं जहाँ ये सुसाइड कमिट हो जाती है और अभी कोई कंप्लेंट नहीं है, और इस तरह की वीडियोस जो हैं वो वायरल हो गई हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या कोर्ट खुद कोई एक्शन ले सकती है ऐसे लोगों के खिलाफ? हाँ, कोर्ट अपना एक्शन ले सकती है और स्टेट को प्लस स्टेट पुलिस को वो ऑर्डर कर सकती है कि आपके पास में जब भी इस तरीके की कंप्लेंट अगर आती है तो आप इसके ऊपर अपना संज्ञान ले सकते हो। इसमें आपको मजिस्ट्रेट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, जिस तरीके से, क्योंकि बिकॉज इट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, और इट्स अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, क्योंकि यहाँ पर जो मुद्दा जो जुड़ा हुआ है वो प्रताड़ना का जुड़ा हुआ है, दहेज प्रथा का जुड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने जो एविडेंसेस जो दिए हैं एज पर द एविडेंस एक्ट कि वो प्रताड़ना है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली हैरासमेंट हो रहा है, उसके साथ में अन्याय हो रहा है, उसके पति के द्वारा हो रहा है। जब भी अगर पति का नाम अगर जुड़ जाता है नारी से उसे प्रताड़ित करने के लिए, तो वो डॉरी एक्ट के अंदर हो जाता है, चाहे वो फिजिकली करे या मेंटली करे, क्योंकि वो क्रूअल्टी में गिरना ही आता है। और जैसे ही वो क्रूअल्टी में आता है तो क्रूअल्टी में जो है कि वो किसी भी तरीके की प्रताड़ना हो सकती है, कि हाँ वो लेडी भले ही बैठी है लेकिन उसका मेंटली जो लेवल है, प्लस जो उसका मोरल लेवल है, प्लस जो उसके फंडामेंटल राइट्स हैं वो उससे छीने जा रहे हैं जी। जीने का जो उसका हक है, जो वो हंसना चाहती है, चाहे वो रोना चाहती है, उसको वो जो खाना चाहती है, उसके ऊपर रोक लगाई जा रही है। किसी भी तरीके की रोक लगाना ही हैरासमेंट है। सबसे पहले हमें ये हमारे समाज को जानने की ज़रूरत है कि रोक क्यों लगाई जाए, मांग जो है वो क्यों मांगी जाए। किसी को अगर देना होगा वो अपनी इच्छा से कुछ भी दे दे। सबसे पहले जो रोक लगानी होगी वो ज़रूरत है इस समाज को देने और लेने पे रोक लगाई जाए। कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि ना आपको देना है ना आपको लेना है। कानून में गिव और टेक का कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे बिजनेस नहीं है। बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस देखे जाते हैं। डॉरी एक्ट में या अदरवाइज लाइफ में, मैरिज लाइफ में या वेडिंग लाइफ में कभी भी प्रॉफिट और लॉस नहीं देखे जाते हैं। जो ले रहा है उसके लिए सजा है या जो दे रहा है उसके लिए सजा का प्रावधान है? देखिए, अभी जो हमारे कानून में जो प्रोविजन है वो जो ले रहा है उसके ऊपर तो प्रावधान है कि अगर आप पति अगर पत्नी को प्रताड़ित अगर करता है तो उसे 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। सजा का इंतजाम हाँ, उसके अंदर सजा क्या का है? इंतजाम है, प्लस उसके ऊपर फाइन भी लग सकता है, प्लस लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी होता है। ये डिपेंड अपॉन द पुलिस इन्वेस्टिगेशन।
इट डिपेंड अपॉन द पुलिस इन्वेस्टिगेशन। डॉरी जो है इज़ अ सोशल इवल, ये हम सबको पता है, क्योंकि यहाँ पे समाज ही डॉरी को आगे फैलाता है। अगर समाज अगर चाहे तो वो डॉरी लेना भी लोग बाग बंद कर देंगे। यानी आपके मुताबिक जो है सबसे जो कड़ा कुछ आप चाहती हैं एक्शन, वो देने वालों के खिलाफ भी आप चाहती हैं, ताकि ये देने का जो सिलसिला है ये भी रुकना चाहिए। हाँ, जिस तरीके से करप्शन अगर कहा जाता है बिजनेस में कि करप्शन है, तो उसी तरीके से मैं तो ये कहती हूँ कि ये मैरिज करप्शन है, ये मैरिज करप्शन है। और जहाँ ये बातें होती हैं, जिस तरीके के आपने अभी एक जिक्र किया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात की, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या किस तरह के मामले आपके सामने आते हैं? क्या तमाम मामला जो हैं वो कोर्ट में जाकर के हल होते हैं, या पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी कुछ मामले जो हैं वो हल कर लिए जाते हैं? देखिए, बहुत सारे मामले में अगर मेरे सामने बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें मैंने ये चीज़ अक्सर पाई है कि 60% ऑफ द केसेस जो होते हैं वो थाने में ही रिजॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पर दोनों पार्टियां पेश होती हैं और जो इन लॉज होते हैं वो नहीं चाहते कि वो कोर्ट तक उस मामले की देह तक जाए। पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन करे, वहीं पे उस पर रोकथाम लगा दी जाती है। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जब नारी और उसकी जो फैमिली है, पेरेंटल साइड है प्लस जो मैटरनल साइड है, वो ये चाहती है, अगर वो स्ट्रॉन्ग अगर है बाय बैक और बाय एजुकेशन, और अगर उनकी जो विल पावर है वो अगर स्ट्रांग है, तो वो कोर्ट तक चले जाते हैं। आज भी मतलब कि अगर हम देखें 100 में से 20 मुद्दे ही कोर्ट तक पहुंच पाते हैं, 100 में से 20 मुद्दे ही कोर्ट तक पहुंच पाते हैं, और 80 मुद्दे ऐसे होते हैं कि उसमें से 40 मुद्दे तो पुलिस तक भी नहीं आ पाते हैं, वो तो सिर्फ वहाँ की पंचायत में ही क्लियर हो जाते हैं। आप एक वकील के तौर पर आपका जो तजुर्बा है उसके ताल्लुक से मैं पूछना चाहता हूँ, उसको सामने रखते हुए, ये जो कोर्ट में 20% केसेस आते हैं और 80% नहीं आ पाते, उन 80% केसेस में आप क्या मान करके चलती हैं, किस तरह से उनका निपटारा होता है, क्या हल होता है उनमें? उनका जो निपटारा होता है वो एक तो पुलिस के थ्रू होता है, और जो समाज पंचायत समितियां जो रहती हैं और वहाँ के जो गांव के जो प्रधान होते हैं वो ही इन मसलों को सुलझारा कर देते हैं। कहीं ऐसा लगता है कि वो जो परिवार है वो अपनी बेइज्जती से डरता है, वो चाहता नहीं है कि हम लोग कोर्ट तक जाएं, और वो भी जहेज के मामले में, तो कहीं आपको ये लगता है कि शायद इस वजह से भी ये जो मसले हैं कोर्ट आने के बजाय वहीं हल कर लिए जाते हैं कि ज़्यादा बेइज्जती ना हो? ये बेइज्जती का ही डर है, इसीलिए ये डॉरी एक्ट लाया गया। बेइज्जती के डर को निकालने के लिए ही डॉरी एक्ट लेकर के आया गया। ये जो है डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट है 1961, जिसे हम सिर्फ डॉरी एक्ट के नाम से जानते हैं। डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, ये इसका एक्चुअल नाम है। प्रोहिबिशन का मतलब ही ये होता है डॉरी को रोकना, जो अभी तक चलता हुआ आ रहा है, कितने ही सालों से चलता हुआ आ रहा है। हो सकता है कि ये 50 साल हो गए, अभी हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। पहले जो 1980s में जितनी डॉरी ली जाती थी, अब ये डॉरी, अब आपने भी देखा होगा, जितनी 80s में ली जाती थी उतनी अब अगर हम ये 20s में अगर देखते हैं तो डॉरी का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़ नहीं हुआ है। हमारा जो मेंटल लेवल है सोचने का, जो इंक्रीज़ हुआ है, डॉरी का भी वही लेवल उतनी ही ग्राफ से प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ हो रहा है। ये अरिथमेटिकली इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, यहाँ ये प्रोग्रेसिवली इंक्रीज हो रहा है। लालच जो है वो बढ़ा है लोगों के अंदर। जहां हम एक तरफ साइंस के दौर में बढ़े हैं, हमने तरक्की की है, वहीं हम डॉरी के मामले में भी और दहेज के मामले में भी आगे बढ़े हैं, और अब हमारी डिमांड जो है, हमारे मुतालबे जो हैं वो ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये एक बड़ा, एक समाज के लिए देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा नासूर है, और इसके ऊपर रोक लगनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर कुछ सवाल इस तरह के भी बनते हैं, सामने आते हैं। जब आपने कहा कि इसकी ज़रूरत महसूस हुई और इसको देखा गया कि अगरचे हस्बैंड और वाइफ में कोई झगड़ा हो रहा है या आपस में उनकी कुछ लड़ाई चल रही है, तो क्या ऐसे मामले में भी आपको लगता है कि इसके तहत डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत मामला दर्ज हो जाता है? हाँ, इसमें अधिकतर होते ही है। अधिकतर के इसमें फीमेल्स के पास में ऑप्शन ही ऑलरेडी अवेलेबल है। उन्हें ये पहले से ये पता रहता है कि आपको कितने केसेस फाइल करने हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर पति ने सिर्फ प्रताड़ित अगर करा हुआ है तो वो उस 304 सेक्शन में अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकती है। लेकिन 498A में वो पूरे फैमिली के अगेंस्ट में
कंप्लेंट दर्ज करा सकती है। ज्यादातर कौन सी कंप्लेंट्स दर्ज होती हैं? सबसे ज्यादा जो कंप्लेंट दर्ज होती है वो 498 ए के अंदर दर्ज यानी होती पूरे है। परिवार को जो है वो हाँ। घसीटने की उसमें कोशिश की वो जाती कोशिश है की और कुछ जाती है। जगहों पर वो पूरा परिवार जिम्मेदार भी होता है। हाँ, लेकिन उसमें से भी हमारे सामने ऐसे केसेस आते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हमें ये भी पता चलता है कि 100 में से सिर्फ 10% ही केस ओरिजिनल होते हैं जहाँ पे फीमेल्स प्रताड़ित की जाती हैं। यानी 90% जो है आप मान करके चलते हैं ये हकीकत है समाज हाँ, कि ये झूठे केस होते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि जब हम एविडेंसेस लेते हैं तब हमें पता चलता है यहाँ जो मिस्टेक है, इस प्रोविज़न का गलत तरीके से यूज़ हो रहा है, यहाँ पे मिसयूज़ करा जा रहा है। अगर किसी के घर में 5 मेंबर हैं, 10 मेंबर्स हैं, किसी की बहनों की शादी हो गई है, वो कहीं दूसरे देश में, कहीं दूसरी स्टेट में है, उनका भी नाम ऑटोमेटिकली दर्ज हो जाता है कोर्ट केस के अंदर, जबकि उनकी कई बार गलतियाँ होती तक नहीं है। इवन उनके हस्बैंडों का भी नाम इन्वॉल्व इसमें हो जाता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि इस मैटर को पुलिस किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करती है और वो कम से कम टाइम ले, तभी जाकर के ये मैटर रिजॉल्व हो सकता है। जिस तरीके से पहले चेक बाउंसिंग में ऐसा हुआ करता था, क्योंकि चेक बाउंसिंग भी एक क्रिमिनल ऑफेंस के केसेस के दायरे में आता है, NI एक्ट, तो जिसमें पहले 2 से 3 साल लग जाते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट में ये ऑलरेडी है कि विद इन द 6 मंथ्स के अंदर आपको चेक बाउंसिंग के जो केसेस हैं वो आपको रिजॉल्व करना इम्पॉर्टेंट है। आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने एक और उसका पहलू रखा जो जहेज से मुताल्लिक कानून है उनके ताल्लुक से, आपने एक बहुत अच्छी बात रखी कि एक दूसरा पहलू भी है, यानी एक बड़ी तादाद में ऐसे केसेस भी हैं जो गलत दर्ज किए जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जिसके जी, अंदर सिर्फ 10% ऐसे केसेस आपके मुताबिक, हाँ जी, हाँ आपके तजुर्बे के मुताबिक सिर्फ 10% केसेस हैं और 90% के अंदर जो है वो झूठे केसेस हैं, फॉल्स एंड फ्रिवोलस अब केसेस। अगर हम इसके मिसयूज की और ये फॉल्स केसेस की बात करें तो किस तरह एक इंसान अपना डिफेंस कर सकता है, अपने आप को बचा सकता है इस तरह के फॉल्स केसेस में? वो क्या करे अगर जैसे आपने बताया? उसके लिए आपका जो एविडेंसेस है वो इम्पॉर्टेंट होता है। एविडेंस एक्ट में आप अपने जैसे कोई मेल अगर है, फैमिली अगर है, अगर आपने दहेज अगर लिया है, अगर आपने दहेज की मांग नहीं रखी है, आपने किसी फीमेल को, अपने डॉटर इन लॉ को अगर प्रताड़ित अगर नहीं करा है, तो आप अपने एविडेंसेस पुलिस को स्टार्टिंग में शो कर सकते हो। अगर आपने दहेज अगर नहीं मांगा है तो आप अपनी जो चेक लिस्ट है कि भाई ये जो चेक लिस्ट है कि मैंने इनसे कोई भी सामान नहीं लिया, आप उसकी रिसिप्ट उनसे मांग सकते हो कि मैंने कोई, अगर इनके पास में टीवी अगर मैंने मांगा है, फ्रीज अगर मांगा है, बेड अगर मांगा है, या और भी कोई कीमती सामान, सोने का, हीरे का कोई भी सामान अगर मांगा है, तो आप रिसिप्ट मांगे साथ ही साथ में कि अगर मैंने कुछ अगर मांगा है तो आप उसकी मुझे रिसिप्ट शो करें। आपने अगर कोई गाड़ी अगर मांगी है, चाहे वो 4 पहिए की हो या 2 पहिए की हो, कोई भी वाहन अगर आपने मांगा है, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप उसकी स्लिप लें। तो ये एक एविडेंस शो होता है। जिस तरीके से आपको पता है कि कंज्यूमर एक्ट में अपने स्लिप की बात करिए, आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, तो हाँ। क्या अगर किसी का कोई व्हाट्सएप पर कोई मुतालबा हाँ। या इंस्टाग्राम पर या कहीं और चल रहा है तो क्या वो भी एक सबूत के वो तौर भी पर एक उसको सबूत accept के, किया जिस जाएगा? तरीके से अभी आपको पता ही है कि अभी कोविड की सिचुएशन में ज़रूरी नहीं कि नोटिस के लिए आपके पास इस पोस्ट आए। नोटिस आपको व्हाट्सएप पे भी करा जा सकता है, आपको मेल आईडी पे भी सेंड भेजे करा जा रहे जा हैं आज सकता के दौर में है। ज़्यादातर। ये आजकल जो है आईटी एक्ट ने इतना बढ़िया प्रोविज़न हमारे सामने रखा है कि कोई सी भी तरीके का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, कोई भी फ़ोटो हो, इमेज हो, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो, तो वो सारे एविडेंसेस के अंदर इंक्लूड हो जाते यानी हैं। अगर अपने आप को बचाना है हाँ। लोगों को, तो पहली तो प्रायोरिटी यही है कि वो दहेज ना लें। हाँ, बिल्कुल, ये इस वक्त समाज की बहुत बड़ी जरूरत है और इसके लिए तभी ना सिर्फ समाज वालिदैन में को, सुधार आ सकता है। तभी आ सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि तभी आ सकता है और आप अपने आप को आगे चलकर इस झूठे केसेस से भी तभी बचा सकते हैं जब आपने जहेज लिया ही ना हो। हाँ। तो ये आज के समाज में बहुत ज़रूरी चीज़ है और प्रोग्राम में अब हमारे पास वक्त भी कम है, लेकिन मैं कुछ चंद बातें ज़रूर चाहूँगा क्योंकि आपने बहुत सारे केसेस इस तरह के हैंडल किए हैं और कर रही हैं, कि क्या आपको ज़रूरी लगता है इस बुराई को, इस जो जहेज की एक लानत है समाज में, इसको ख़त्म करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स ज़रूरी लगते हैं? बहुत मैं मुख्तसर चाहूँगा कि आप वो ज़रूर। हाँ, देखिए इसके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है नारी का पढ़ना। हमें पढ़ाई के ऊपर जोर देना बहुत ज़रूरी है। लड़की को ये नहीं, लड़की के माँ बाप को ये नहीं सोचना चाहिए कि पैसे कहाँ खर्च होंगे, उसकी पढ़ाई में होंगे या उसकी शादी में होंगे।
लड़की को इंडिपेंडेंट बनाना ये आज समाज की ज़रूरत हो गई है। इंडिपेंडेंसी के साथ साथ उसे अपने फैमिली को साथ में लेकर चलना ये बहुत ज़रूरी है। उसे लड़की को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि भाई आप किसी लड़के से कम नहीं हो। अगर आपकी शादी अगर हो रही है तो शादी की जिम्मेदारी सिर्फ लड़की की नहीं है, लड़के की भी उतनी की उतनी है, घर को संभालना प्लस फैमिली को संभालना। पैसे का जो लेन देन है इस प्रथा को ख़त्म करना होगा। दहेज प्रथा को ही हमारे को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। लड़की को तो एजुकेट करेंगे, लड़के को कितना समझाना पड़ेगा कि भाई आपको नहीं लेना है, आप 21वीं सदी में हो और आप आगे बढ़ रहे हो, तरक्की कर रहे हो और अपने बाजुओं पर आपको बड़ा नाज है, तो उसके बावजूद आप क्यों एक लालच अपने दिल में लेकर के चलते हैं कि अगर आपने इतनी पढ़ाई करी है तो आपको इतना जहेज चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बुराई है और इसके लिए ना सिर्फ वालिदैन को, पूरे समाज को आगे आना होगा। खास तौर से आजकल के जो हमारे सब साथी हैं नौजवान, उनको आगे आना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है आजकल के नौजवानों की जो सोच है, क्योंकि सब जने पढ़ते जा रहे हैं। सरकार भी यही चाहती है कि सारी लड़कियां पढ़ें, तभी उन्होंने लिखा कि आगे पढ़ाओ आगे पढ़ाओ। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही किया कि आपने, और एक नारा जो वजीर आजम ने दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बहुत अहम नारा है। इस पर अमल करने की हम सबके लिए बहुत ज़रूरत है और समाज की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारी आज की ख़ास मेहमान का कि उन्होंने अपने तजुर्बे से और अपनी अहम बातों से इस मौजू के ऊपर रोशनी डाली। उम्मीद है कि आपने हमारी आज की इस पेशकश से ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल किया होगा। हमारी पूरी टीम को दे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। नमस्कार।